नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 9th की साइंस ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी। ठीक, अभी क्लास 9 की विज्ञान विषय की एनसीईआरटी का पूरा मैटर समाप्त नहीं हुआ। आप लोग कृपया पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि आपके पीसीएस 2026 आरओ हाई कोर्ट प्लस लोक सेवा आयोग से आने वाली आरओ की भर्ती, एचईओ की परीक्षा है आपके आगे, फिर बीईओ की भी परीक्षा आने वाली है। तमाम ऐसे साथ साथ लोअर पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी से है। यूपी ट्रिपल एससी से अनेक भर्ती करीब 8 से 10 एग्जाम होने वाले हैं। जैसे एसओ का एग्जाम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिनकी परीक्षा आपकी 4 से 5 महीने या दिसंबर से पहले सबकी होनी है। आरओ के जो लोक सेवा आयोग से सूचना है, वह भर्ती जल्दी आएगी और बहुत तेजी से इसकी प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी, क्योंकि सचिवालय में एआरओ के पद काफ़ी खाली हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि इस बार एआरओ के पद ज़्यादा रहेंगे। लोक सेवा आयोग से जो वैकेंसी आरओ एआरओ की आएगी, उसमें एआरओ की वैकेंसी ज़्यादा रहेगी, कम से कम 400। तो इसलिए जिन लोगों का एआरओ में क्वालिफिकेशन सही है, पीजीडीसीए ओ लेवल की डिग्रियां, वो टाइपिंग पे भी ध्यान दें, क्योंकि टाइपिंग का समय बहुत ज़्यादा आयोग देता नहीं है। अगर प्री पास हो गए, मेंस दिए और टाइपिंग 1 हफ्ते 10 दिन का समय देगा, तो 1 हफ्ते 10 दिन में आप टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। तो टाइपिंग करना शुरू कर दें जिन लोगों के पास डिग्री है और इसी पद के लिए योग्य हैं। ठीक, बीए और पीजीडीसीए या ओ लेवल तो होना बहुत एकदम सही मतलब डिग्री है। साथ ही साथ कुछ पीजीडीसीए और ओ लेवल के समकक्ष योग्यता को भी आयोग कभी कभी मानता है, कभी नहीं मानता है, लेकिन पीजी ओ लेवल तो बहुत सही डिग्री है। ठीक, उसी को ज़्यादातर प्रेफर कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बल और बल गति के नियम। देखिए, जो एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग याद रखिए, इसी से प्रश्न आते हैं। आप लोगों को लगता है कि यार ये इसको पढ़ने से क्या होगा, यहीं से प्रश्न आते हैं। मैं जैसे क्लास 9 की एनसीईआरटी समाप्त होगी, सारे चैप्टर के जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बने हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, सारे क्वेश्चन को एक दिन कलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप लोग खुद देखिएगा और पेपर सॉल्व करिए। पीसीएस का, आरओ का, लोक सेवा आयोग हो चाहे या फिर यूपी ट्रिपल एससी का, या कहीं का भी पेपर सॉल्व करिए और देखिए वही पेपर में प्रश्न छपे हैं जो एनसीईआरटी में पेपर बने हुए हैं। हर चैप्टर के बाद एनसीईआरटी में 5, 7, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बनते हैं। आप उन क्वेश्चनों को देखिएगा मेरे साथ, आपको खुद लगेगा यार हम लोग इतनी मोटी मोटी किताब, इतनी महंगी महंगी कोचिंग पढ़ रहे हैं। सच्चाई तो एक छोटी सी किताब में है, जो फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, और उसको अगर पढ़ लें तो हमारा काम यहीं से बन जाएगा। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी प्लस यूपी, आप अगर यूपी से हैं यूपी बोर्ड की किताबें, अगर राजस्थान से हैं तो राजस्थान बोर्ड की किताबें, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 12 तक। ठीक, एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेके 12 तक, यूपी बोर्ड की किताबें 9 से लेके 12 तक, जीएस की जिसमें विज्ञान आपका है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन विषयों को अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ से, आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान, अभी वर्तमान में ये चल रहा है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है यूपी बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, ये किताबें सेम हैं। ठीक, इसको अलग से कहीं पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। लेकिन जो पुरानी यूपी बोर्ड की किताबें चलती थी अनेक पब्लिकेशन से, वो मिल जाए आपको कहीं से भी तो आप उसको ले लीजिए। अगर किसी चीज परिचित के पास पड़ी हुई है तो उसको ले लीजिए। कक्षा 9-10 में सामाजिक विज्ञान के नाम से जीएस चलता है, और 11-12 में जाएंगे तो सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता था। तो 11-12 की अलग अलग सब्जेक्ट की, और कक्षा 9-10 की यूपी बोर्ड की सामाजिक विज्ञान, जिसमें चारों विषय आते थे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपका था जिसे संविधान भी रहता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था।
इस विषय को अगर आप पढ़ लीजिए मन से, बहुत हल्की चीज आपको लगती है दिमाग में और यही छोड़ देते हैं आप। इसीलिए पेपर में क्या होता है, तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल, 4 साल, आपको समझ में नहीं आता पढ़ना क्या। क्यों? क्योंकि आपको सपने बड़े दिखाए जाते हैं कोचिंग से, और उस सपने में होता क्या है कि यार पेपर बहुत कठिन आएगा। पहले तो यही डर बना देते हैं, पढ़ना क्या है। तो करते क्या है, पहले आपसे एडमिशन ले लेंगे, फिर अपना छोटा छोटा नोट्स देंगे। नोट्स बनाते कहाँ से हैं, अभी आप समझिएगा कि नोट्स भी वो टीचर नहीं बनाते, वो आप जैसे लड़कों से ही नोट्स बनवाते हैं। आप सोचिए, उसके बाद आपको अपनी कोचिंग का या अपने पब्लिकेशन का किताब बेचते हैं। आपको मार्केट में जो अच्छी किताब है उसके बारे में कभी नहीं बताते। मैंने एक वीडियो कल इसीलिए बनाया है कि कौन सी किताब आपको यूपी पीसीएस 2026 की प्री पास होने के लिए बेस्ट हैं। अगर इसको मैंने टाइम टेबल के सहित बताया है, अगर आप उसको पढ़ लीजिए उसी टाइम टेबल के आधार पे, मान चलिए 5 महीने में आपका प्री निकल जाएगा। भले आप अभी से तैयारी कर रहे हैं या 4 साल से, अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं तब भी वही रणनीति अपनाइए, और अगर आप शुरू कर रहे हैं तब भी वही करिए। और 5 महीने मन लगा के मेरे जो टाइम टेबल मैंने बना के दिया, अगर पढ़ लीजिए ध्यान से, मन लगा के, उतना सब कुछ भूल के, तो प्री निकल जाएगा, मेरी गारंटी है ये। मैंने उसमें अपना कोई कोई नहीं दिया कि भाई मेरी किताब पढ़ो, मेरी कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है अभी। ठीक, मुझे कुछ कहना भी नहीं है, जो मार्केट में है वही है। आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ना है तो आप पढ़िए, तो स्वतंत्रता है आपकी। लेकिन आप भूल के या फिर बाद में क्या नाम है, धोखा खाने के बाद फिर वहीं आएंगे जहां से आपने जिंदगी की शुरुआत तैयारी की थी। तो इसलिए शुरुआत ही अच्छी करिए, बाद में क्या करना, बड़े बड़े चेहरे देखने से आपसे कोई मतलब नहीं है। आप एक सामान्य व्यक्ति हैं और सामान्य तरीके से तैयारी करिए, आप तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए बल क्या है, बल की परिभाषा गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम समझते हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था, गति, दिशा और आकार में परिवर्तन करने वाले बाह्य प्रभाव को बल कहते हैं। तो समझिएगा, किसी वस्तु की विरामावस्था, ठीक, गति या दिशा और आकार में परिवर्तन। मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, ठीक, अब ये विरामावस्था में, मतलब एक जगह स्थिर रखी हुई है, इसमें गति करके यहाँ तक लाना है, इसको यहाँ से यहाँ लाना है, या इसकी दिशा परिवर्तन, मान लीजिए पूरब में थी पश्चिम में लाना है तो दिशा हो गई। आकार में परिवर्तन, मान लीजिए चौकोर है, अब इसको गोलाकार बनाना है। ठीक, इन सभी क्रियाओं में जब परिवर्तन करते हैं और इस परिवर्तन के लिए जो बाह्य प्रभाव होता है उसी को बल कहते हैं। ठीक, जैसे एक सामान्य से बात समझिए, लोहा खनन के रूप में प्राप्त हुआ। अब लोहे को खनन क्षेत्र जहाँ खदान है वहां से लेके कंपनी तक ले जाया जाएगा, तो कोई न कोई बल काम करेगा, जैसे परिवहन के साधन के रूप में उपयोग होता है। अब वहां पे ले जाके उसको गलाया जाएगा, खनिज, लोहे के खनिज को गला के क्या बनाया जाएगा, स्टील बनाया जाएगा। तो स्टील का आकार और जो खनिज लोहा था उसके आकार में परिवर्तन हुआ। जो ये बीच की प्रक्रिया हो रही सब बल के कारण हो रही है। ठीक, तो बल को आप समझिएगा सामान्य बातों में, और यही मुख्य बल। जब तक नहीं समझेगा आप आगे की चीज नहीं समझ पाएंगे। बल का प्रभाव क्या क्या होता है, यह वस्तु को गति प्रदान करता है। ठीक, आप किसी वस्तु को धक्का दीजिए तो आगे गतिमान हो जाती है। जैसे बाइक है, बाइक चालू मत करिए, बाइक खड़ी है, साइकिल खड़ी है, आप उसको धक्का दीजिए तो थोड़ा दूर आगे जाके गतिशील हो जाएगी। गति को रोक भी सकती है, चलती हुई साइकिल को आप हाथ पकड़ के खींच लीजिए तो रुक जाएगी। एक बात है, जैसे कोई पत्थर है, लुढ़क रहा है, आप उसको हाथ लगा के रोकना चाहें तो रुक जाएगी। यह दिशा भी परिवर्तित कर सकती है, आकार और आकृति में परिवर्तन करती है। इसका मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। कभी कभी मिलान करने के लिए 4 मात्रक, 4 विमाएं दे देगा और उसके मात्रक पूछ लेता है, तो बल का न्यूटन है। ठीक, संतुलित बल और असंतुलित बल क्या है, देखिए
संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल को बैलेंस फोर्स कहते हैं। परिणामी बल इसका शून्य होता है संतुलित बल में। वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। असंतुलित बल में क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स में परिणामी बल शून्य नहीं होता, वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, गति, दिशा, वेग में परिवर्तन होता है। ठीक, तो संतुलित बल क्या होता है? इसका परिणामी बल शून्य होता है। और असंतुलित बल में संतुलित बल में वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। असंतुलित बल में इसका परिणाम शून्य नहीं होता, इसमें त्वरण उत्पन्न होता है और वह गति, दिशा, वेग में परिवर्तन करता है। ठीक, देखिए न्यूटन का गति विषयक 3 नियम है। न्यूटन ने गति विषयक, गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गति का प्रथम नियम। याद रखिएगा, कभी पूछ ले कहीं जड़त्व का नियम तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही दिमाग में बताइए, रखिएगा। कहना यह है इनका कि यदि कोई वस्तु असंतुलित बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वह वस्तु विरामावस्था में या समान वेग से सरल रेखा में गतिशील रहेगी। सामान्य भाषा है, अगर कोई वस्तु है, ठीक, और उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, तो अगर कोई बल इस पे काम नहीं कर रहा है तो यह अपने ही मूल अवस्था में बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु साथ ही साथ अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो यह आगे क्रमशः गतिशील होती रहेगी। ठीक, जब तक इधर से कोई बल लगा के इसे रोका न जाए। बात समझिएगा, कहना है कोई वस्तु है, इधर से बल लगाया तो ये इधर आगे खिसक रही है, अब इसको रोकना है तो इधर से एक फोर्स लगानी पड़ेगी समान। जिधर से इतना प्लस, मान लीजिए 2 न्यूटन बल लगा तो इधर से भी 2 न्यूटन बल लगाएंगे तभी ये वस्तु रुकेगी, नहीं तो सरल रेखा में गतिशील रहेगी। जड़त्व तो क्या करता है? इनर्शिया, किसी वस्तु का अपनी वर्तमान अवस्था में बने रहने का गुणत्व ही जड़त्व है। जड़त्व का मतलब होता है जड़ से जम, जड़त्व मतलब जड़ जाना, जमे रहना कहीं पे। ठीक, कोई पहाड़ी है अपनी जगह पे स्थिर है, जड़त्व है वह। जैसे आप मान लीजिए आपने बर्फ जमाई, जम गई बर्फ, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, वह इधर उधर नहीं खिसक रही है कहीं पे, तो यह जड़त्व के नियम पे आधारित है। ठीक, तो जड़त्व का मतलब यही होता है कोई वस्तु अपनी मूल अवस्था, मूल स्थान पे बनी रहे। ठीक, जड़त्व के प्रकार कौन से होते हैं? जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। विराम का जड़त्व, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था में एक ही जगह पे बनी रहती है। गति का जड़त्व, अगर कोई वस्तु है, गतिशील है, तो धीरे धीरे एक सरल रेखी गति में हमेशा गतिशील रहेगी। दिशा का जड़त्व, ठीक, अगर कुछ भी वस्तु को मान लीजिए पूरब में जा रही, आपने उसका दिशा परिवर्तित करके दक्षिण कर दिया तो ये दिशा का जड़त्व है। और जड़त्व का मापक क्या होता है? द्रव्यमान। याद रखिएगा, जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं, विराम, गति और दिशा का जड़त्व। जड़त्व का मापन द्रव्यमान से किया जाता है। अब न्यूटन के पहले नियम के अनुसार कुछ उदाहरण जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। एक चीज याद रखिए, जब भी आपको कोई पढ़ाता है या कोई बताता है कि साइंस का अप्लाइड साइंस हमारे लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है कि किसी नियम के आधार पे जो हमारे दैनिक जीवन में कोई घटनाएं हो रही हैं, ठीक, जो घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में हो रही हैं किसी नियम के कारण, उसी को अप्लाइड या प्रायोगिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक, वही पूछा जाता है। जैसे अब देखिए, पहले नियम में जड़त्व का नियम आता है। जैसे चलती बस है, कोई बस चल रही है, ठीक, जब अचानक इस पे ब्रेक लगाता है ड्राइवर तो यात्री आगे की तरफ झटका खा के झुक जाता है। आप इसका अनुभव कभी भी किए होंगे कि आप बाइक चला रहे हैं, कार में बैठे हैं या बस में चल रहे हैं और गाड़ी तेज चल रही है, एकाएक कोई सामने कुछ आया तो ब्रेक लगा देते हैं। आप भी लगाए या ड्राइवर लगाए तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये न्यूटन के पहले नियम पे आधारित उदाहरण है। क्यों झुकते हैं? क्योंकि आप जब किसी कार में या बस में या बाइक बैठे हैं तो उस कार, बस या बाइक के सापेक्ष आप जड़त्व में हैं, आप स्थिर बैठे हुए हैं, आप गतिशील नहीं है, बस या कार गतिशील है।
आप बात रखिए, आप क्या है कि आप एक सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक। नीचे से कार गतिशील है, आप नहीं गतिशील हैं। जैसे ही कार पे ब्रेक लगेगा, कार रुकेगी तो आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, ठीक। तो ये पहले नियम पे आधारित है। कौन सा? ये आप आगे की तरफ झुक जाएंगे, और अगर एकाएक झटका देके, जैसे गाड़ी आप कभी देखते हैं एक्सीलरेटर देते हैं तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब झटके से एक्सीलरेटर दे के तेज गाड़ी भगाइए, पहले स्लो मोशन में चल रहे फिर स्पीड में चलाइए, तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये भी पहले नियम पे आधारित है, ठीक। पेड़ हिलाने से पत्तियां गिरती हैं या फल गिर जाते हैं? जब आप देखते हैं कि आप हिलाते हैं पौधे, किसी फलदार वृक्ष को, तो उसकी पत्तियां या फल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप हिला नहीं रहे उससे पहले वह जड़त्व में है, और जब जड़त्व को हिला के आप गतिशील बनाते हैं तो झटका लगता है, उस झटके से वो पत्तियां या फल टूट जाते हैं, ठीक। सीट बेल्ट जड़त्व के प्रभाव को कम करने के लिए मदद करती है। गाड़ियों में सीट बेल्ट क्यों दी गई? सीट बेल्ट, अगर आप सीट पे बैठे हैं, आपने सीट बेल्ट बांधी है, तो गाड़ी आगे या पीछे जब झटका लगेगा तो आपको बचाती है। इसलिए गाड़ियों में सीट बेल्ट की अवधारणा लॉन्च की गई, जो जड़त्व के प्रभाव पे आधारित है, ठीक। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? उदाहरण और भी मिलेंगे आपको, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में उदाहरण है वही उतना समाहित किया है कि जड़त्व के नियम या गति के प्रथम नियम पे उदाहरण जीवन में बहुत सारे हैं। द्वितीय नियम में किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। कहीं कहीं देखिए असंतुलित बल नहीं मिलता। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो उसमें इसको लिखा है, ठीक, इसीलिए मैंने इसे समाहित किया। कहीं कहीं पे सिर्फ आपको बल मिलेगा। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और उसी दिशा में होता है। जिधर बल लगेगा उसी दिशा में उसका परिवर्तन या संवेग परिवर्तन होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये चीजें असंतुलित बल, संतुलित बल एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए इसको समाहित किया गया। अब इसको दुविधा मत रहिएगा। द्वितीय नियम का फार्मूला है फोर्स, मास और त्वरण, ठीक। एफ माने बल, फोर्स, बल का मात्रक न्यूटन, मास केजी में होता है द्रव्यमान का, त्वरण m/s², ठीक। संवेग p बराबर mv, जहां पे v वेग है, ठीक, m द्रव्यमान है। तो एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। संवेग का है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का क्या मात्रक है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति सेकेंड। तो बल का मात्रक न्यूटन को n से डिनोट करते हैं, और संवेग का होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। आइए तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा नियम आपको समझ में आ गया। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाया गया संतुलित या बल ही याद रखिए, समानुपाती होता है और उसी दिशा में होता है, ठीक। द्वितीय नियम के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ध्यान रखिएगा, आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं। कोई गेंद, बैट्समैन ने गेंद मारी, ऊपर गई और वो नीचे आई। जब आप कैच करते हैं इसको अपने हाथ में, जब आप बॉल को कैच करते हैं तो आप अगर हाथ अपना स्थिर रखते हैं जड़त्व में, तो गेंद आपके हाथ में आती है और धक्का मतलब टक्कर लगने के बाद पुनः हाथ से छिटक जाती है। ये गलती होती है। पहले नियम पे होता है आप हाथ स्थिर किए रहेंगे तो बॉल आपके हाथ में नहीं लगेगी, आएगी लेकिन वापस निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप हाथ को हल्का सा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मतलब खींचते हैं, बॉल आपने पकड़ी और हल्का सा आप अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो बॉल आपके हाथ में चिपक जाती है। यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम के आधारित है। जैसे ही बॉल आई, आपने कैच किया और हाथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया, तो इससे क्या होता है, उसको उतना संवेग मिल जाता है, समान वेग मिल जाता है विपरीत दिशा, जिस दिशा में जा रही है, जिसकी वजह से वह आपके हाथ में चिपक जाती है और वह गिरती नहीं। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, जब भी आप कैच करते हैं, इस नियम को याद रखिए। गति के दूसरे नियम पे आधारित है गेंद को कैच करना, ठीक।
ऊंची कूद में फोम या रेत का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आप लोग देखते हैं जब ऊंची कूद होती है तो जब एक तरफ से खिलाड़ी प्रतियोगी कूदता है जंप लगा के, तो दूसरी तरफ देखेंगे फोम के गद्दे लगे होते हैं। क्यों? उसको चोट से बचाने के लिए। हार्ड बेसमेंट न देके उसको सूखते या फोम या रेत के गद्दे बना के दिए जाते हैं ताकि वह गिरे तो उसी पे चिपक जाए, थोड़ा सा मतलब उस पे दबे हुआ। जब वो इस पे कूदेगा और जाके गिरेगा गद्दे पे, तो थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे होगा कि उस पे चिपक जाएगा। देखते होंगे इस चीज को। तो उसको उसी वेग दिशा में, जिस दिशा में वो गिर रहा है, उतना संवेग मिल जाता है ताकि उसके शरीर में चोट न लगे। ये क्रिया इसलिए अपनाई जाती है। ठीक। तीसरा है कि आपको एयर बैग जो दिया गया है, एयर बैग आप आजकल देखते हैं जब आप ड्राइविंग करते हैं कार की, ठीक, तो उसमें एयर बैग मिलता है। कहाँ? हैंडल के सामने। आप सीट पे बैठे हैं, एक तो हैंडल के सामने, या कार है तो 4 सीट 5 सीट है, सब सीट के सामने एक एयर बैग देने लगे हैं गाड़ियां। अब एयर बैग में जैसे ही झटका महसूस होता है, एयर बैग खुल जाता है, गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। वह आपके सामने फूलेगा ताकि आपको वह सुरक्षित बचा सके। तो एयर बैग और सीट बेल्ट दोनों ही न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण है। सड़क दुर्घटनाओं में सुरक्षा उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में, आप अक्सर देखते हैं ना, कहते हैं कि आगे डंपर लगा हुआ है, लोहे का एक स्टेरॉड लगा होता है, वह गाड़ियों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। ठीक, न्यूटन के दूसरे नियम पे आधारित है। आइए न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं। ये चारों उदाहरण याद रखिएगा, क्रिकेट गेंद, ऊंची कूद, एयर बैग और सीट बेल्ट, क्योंकि यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। तीसरे नियम में क्या है? ये सबसे ज्यादा प्रचलित नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए ये दीवार है, जितना तेज आप इसको धक्का दे रहे हैं, दीवार भी उतना ही तेज आपको धक्का दे रही है। ठीक, बात को समझिएगा। जितना आप किसी कार्य के लिए बल लगा रहे हैं, उतना ही वह विपरीत दिशा में कार्य कर रही है। जैसे आप बंदूक चलाते हैं, तो देखिए बंदूक को चलाते समय कंधे के सामने उसकी बट को सपोर्ट किया जाता है। जब आप उसको सपोर्ट करते हैं, गोली जैसे ही निकलती है, चूंकि गोली छोटी है तो उसका विपरीत बल कम होगा आपके शरीर की तुलना में, लेकिन झटका पक्का देती है। आप कोई भी बंदूक चलाइए, आप देखे होंगे कि वो झटका देती है विपरीत दिशा में, आपके हाथ पे, आपके कंधे पे। ठीक, तो बंदूक चलने पर पीछे की ओर झटका देना न्यूटन के तीसरे नियम का कारण है। ठीक, गोली इस दिशा में निकली, आपको इस दिशा में बल लगाएगी पीछे की तरफ। नाव से जब आप कूदते हैं तो नाव पीछे की तरफ झटका देते हैं, आप आगे की तरफ गिरते हैं। व्यक्ति आगे क्रिया कर रहा है तो पैर से आपने इसको इतना ही बल दिया जितना इसने आपको आगे की तरफ बल दिया। ठीक, नाव से कूदने पे। पैर से जब आप जमीन पे चलते हैं, याद रखिए, आप पैर से जितना जमीन को धक्का देते हैं, जमीन उतना ही धक्का देके आपको आगे की तरफ अग्रेसित करती है। जितना पैर से आप बल देते हैं जमीन को, उतना ही विपरीत दिशा में जमीन बल देके आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। ठीक, पैर से चलना पृथ्वी उसे उतना ही में आगे बढ़ाती है। ठीक, ये याद रखिएगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे। रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम पे ही संचालित प्रयोग मतलब प्रक्षेपित किए जाते हैं। रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है, उसके पीछे का जो गैस होती है उसको विपरीत बल लगाती है। ठीक है, ये 4 नियम, 4 उदाहरण है। बंदूक, आपका नाव, और बंदूक, नाव, पैदल चलना, रॉकेट, ये 4 अप्लाइड साइंस है, इसको याद रखिएगा। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक गैलीलियो है और न्यूटन है। गैलीलियो ने ही जड़त्व की अवधारणा दी थी। याद रखिएगा, जड़त्व का नियम पहले नियम पे आधारित है न्यूटन के, लेकिन जड़त्व की अवधारणा अगर आएगी तो गैलीलियो ने दी थी सर्वप्रथम। उसे नियमों पर आधारित बनाया कौन? न्यूटन ने। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। बल की परिभाषा इनके पहले नियम से निकल के आती है। ठीक, बल की परिभाषा इनके पहले नियम से निकल के आती है। न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम है, संवेग का है क्या? mv, बल का ma फार्मूला होता है, जड़त्व का मापन द्रव्यमान से किया जाता है, संतुलित बल
बल गति नहीं बदलता है, संतुलित बल में कोई गति नहीं बदलती, असंतुलित बल में त्वरण उत्पन्न होता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक, इतने बात याद रखिएगा, कभी भी आपका इन तीनों नियम से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक, अब देखिए एनसीईआरटी सार है, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया था। गति का पहला नियम, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल अवस्था में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। यह गति का पहला नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वस्तुओं पर अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। जब कोई वस्तु है, आप इस पे बल लगा रहे हैं तो ये प्रतिरोध कर रही है, विरोध कर रही है, अर्थात प्रतिरोध मतलब विपरीत बल लगा रही है। तो क्यों कर रही है? क्योंकि ये जड़त्व में ही रहना चाहती है, लेकिन आप बल दे के इसका दिशा या वेग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह जो प्रतिरोध है इसके द्वारा, यही जड़त्व है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका जड़त्व की माप है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। किसका? जड़त्व का, द्रव्यमान का, सॉरी, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। जो भी घर्षण बल होता है वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। ठीक, द्वितीय नियम क्या कहता है इनका गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती और बल की दिशा में होता है। अर्थात किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, मतलब यहां से अगर यहां ले जाना है, वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल, जो यहां से बल लगाया गया संतुलित बल, इसके समानुपाती होगा। ठीक, और इसके बल की दिशा में होगा। बल का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है, एन से प्रतीक किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है। एक न्यूटन बल किसी 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण को उत्पन्न करता था, उसका परिणाम होता है। संवेग, वस्तु का संवेग और उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग क्या है? संवेग क्या है? बराबर द्रव्यमान गुणित वेग का गुणनफल। ठीक, तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु की वेग की दिशा होती है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड माइनस में। गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरे नियम को जानते हैं? प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो वस्तुओं में भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करती है। ठीक, अब इसके आगे आते हैं हम लोग दूसरा चैप्टर, इसमें देखते हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी साइंस की, गुरुत्वाकर्षण। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। जैसे सूर्य है, पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है, पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित कर रही है, अनेक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि हैं, सभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में कभी कभी क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि पृथ्वी का वेग इतना ज्यादा है कि यहीं पे आके आयन मंडल के समीप जल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कोई उल्का पिंड गिर जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण जो उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह संचालित किए जा रहे हैं, वो पृथ्वी की कक्षा में गुरुत्वाकर्षण के ही कारण उसके परिधि में घूमते रहते हैं। आप पृथ्वी पे खड़े हैं, चाहे इधर खड़े हो, चाहे इधर खड़े हो, चाहे नीचे, चाहे ऊपर, आपको हमेशा लगता है कि मैं स्थिर हूं, परंतु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण आप कहीं भी स्थिर हैं, चल रहे हैं। ठीक, तो ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह बल सार्वभौमिक यूनिवर्सल है। यह पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है, हमेशा आकर्षण बल की तरह कार्य करता है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने इसे प्रतिपादित किया था। न्यूटन का सार्वत्रिक, ये गलत लिखा है, सार्वत्रिक होता है गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच
लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका कम है, तो दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिभाषा याद रखिएगा, ये दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर जी एम, एक जी एम कैपिटल में एम है तो फिर स्मॉल में अपान आर। F क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। G है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसका मान निश्चित होता है। कितना होता है? 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन। एम, स्मॉल एम क्या है? द्रव्यमान, पिंडों के द्रव्यमान। कैपिटल और स्मॉल एम दोनों, इस कैपिटल एम मान लीजिए बड़े वाले पदार्थ का द्रव्यमान है और स्मॉल एम छोटे। आर क्या है? उनके बीच की दूरी। ठीक, उनके बीच की दूरी क्या है? आर। अब इस नियम का महत्व क्या है? ग्रहों की गति की व्याख्या होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ग्रहों, ये ग्रहों है, ग्रहों की गति का जो व्याख्या की जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। उपग्रहों की कक्षा का निर्धारण होता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा किसके कारण करती है? इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण। ज्वार भाटे की क्रिया भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है और कृत्रिम उपग्रहों का संचालन भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। याद रखिएगा, ग्रहों की गति का निर्धारण गुरुत्वाकर्षण के कारण। उपग्रहों की कक्षा, मान लीजिए पृथ्वी है, उसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चंद्रमा के की पृथ्वी के चारों ओर घूमना या अन्य उपग्रह, ज्वार भाटे की क्रिया जो होती है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। और कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं पृथ्वी को बाहर, पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, वो सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही स्थिर हैं एक कक्षा में। गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट किया जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या? पृथ्वी के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण जो होता है स्केलेटर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जी बराबर जी एम अपान आर। एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है यहाँ, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या आर है, जी एक स्थिरांक है गुरुत्वाकर्षण बल का जो औसत मान है। कितना होता है इसका मान? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का पूरा मान? तो G बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर, जहाँ m पृथ्वी का द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस, और स्मॉल g क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है। और g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इसको याद रखिए कि बहुत बार पूछा जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जो अप्लाइड होते हैं। ध्रुवों पर, पृथ्वी है, ऊपर का ध्रुव नीचे का ध्रुव, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है क्योंकि इसका जो चक्रण होता है बहुत तेज होता है। विषुवत रेखा पे जी का मान कम होता है, याद रखिएगा। और ऊंचाई जैसे जैसे घटती है जी को बढ़ने पर, जैसे मान लीजिए आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल रहे हैं तो जी का मान घटता है। ठीक, या आप पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाएंगे तब भी जी का मान कम होता जाएगा। ठीक, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए आप ध्रुवों पे हैं तो यहाँ पे जी का मान अधिकतम होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों पे। विषुवत रेखा पे हैं तो यहाँ जी का मान कम होगा। इन दोनों की तुलना में कई बार प्रश्न पूछता है, तो इन दोनों की तुलना में इसका मान माइनस में होगा, मतलब यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। अब पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा रहे हैं तो जी का मान घटेगा, या पृथ्वी की कक्षा से उसके केंद्र की तरफ जा रहे हैं, खुदाई जैसे कहते हैं ना, सुरंग बना के, तो भी उसका जी का मान घटता जाता है। ठीक, उत्प्लावन बल क्या है? उत्प्लावन बल द्रव द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहता है। जैसे आप मान लीजिए स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, कूद गए आप, स्विमिंग पूल या नदी है या समंदर कुछ भी है, गहरा है, झील है, आप कूदे, गहरा है नदी में,
आपकी लंबाई 5.5 फीट है, पता चला वो 15 फीट की गहराई है, तो आप जैसे कूदेंगे नदी में तो काफी अंदर तक जाएंगे, लेकिन अंदर से जल जो होता है विपरीत बल लगाता है, आपको ऊपर तरफ लाता है। अगर आपको तैरना आता है तो आप उसी समय बैलेंस बना लेते हैं, अगर तैरना नहीं आता तो फिर डूबने लगते हैं, फिर फेंक ऊपर फेंकता है। तो ये क्रिया चलती रहती है। होता क्या है, जिनको तैरना नहीं आता वो अत्यधिक मात्रा में सांस लेने की दिक्कत होती है जब जल के अंदर जाते हैं या जल पी लेते हैं, तो इसी कारण उनकी मृत्यु होती है। जो लोग तैरना जानते हैं वो तैर के अपने जो नाक से सांस लेने की क्रिया है उसको जल के द्वारा बाधित नहीं होने देते, इसलिए वो बचे रह जाते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी आप स्विमिंग पूल में तैरते हैं या कहीं भी, तो पानी भी आपके विपरीत दिशा में, कोई द्रव है विपरीत दिशा में बल लगाता है, उसी को उत्प्लावन बल कहते हैं। यह जहाजों के तैरने, पनडुब्बियों के कार्य और हाइड्रोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है उत्प्लावन बल। जैसे देखिए जहाज क्यों तैर रहा है, उत्प्लावन बल के कारण। क्यों? क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है कि जितना जल हटाता है उतना ही उसके पूरे जहाज का वजन होता है। मान लीजिए नदी है, कोई जहाज तैर रहा है, अब ये जो भाग है जो जल के अंदर है, इसके द्वारा जितना जल हटाया गया पूरी जहाज के वजन के बराबर है, इसलिए तैरता रहता है। ठीक, पनडुब्बी भी इसी तरह कार्य करती है। पनडुब्बी में करते क्या है, पनडुब्बी बनाए, तैर रहा है, इसके अंदर टैंक बने होते हैं, पहले से भी कुछ वजन होता है पनडुब्बी निर्माण में, कुछ टैंक बना देते हैं, तो वहीं अंदर से ही कुछ मशीनें लगी होती हैं, जल को इसमें भर देती हैं। जब जल इसमें भर जाता है तो इसका वजन बढ़ जाता है, या नीचे की तरफ चला जाता है, और जब इसको सतह पे पानी की लाना होता है तो यही जल बाहर निकाल देते हैं, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाती है। ठीक, मुक्त पतन या फ्री फॉल क्या है, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गिरती है तो उसे मुक्त पतन कहते हैं। जैसे आप निर्वात की बात करते हैं, कभी कभी सुनते हैं निर्वात नली है, यहाँ से कोई वस्तु छोड़ दी जाए और इस पर बाहर से कोई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, तो यह स्वतंत्र अवस्था में गिरेगी आके नीचे। ठीक, मुक्त प्रभाव से, मतलब इसमें बाह्य प्रभाव कोई नहीं है, इसी को मुक्त पतन कहा जाता है। वी डब्ल्यू यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग, टी समय, यस दूरी। ठीक, तो इसके कुछ फार्मूला है, v बराबर u प्लस जी टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। द्रव्यमान क्या है, देखिए ये सब फार्मूला तब याद करके आपको ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपके परीक्षा में इन फार्मूलों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। ये एकेडमिक एग्जाम में या आप नीट आईआईटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो इनके द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको सॉल्व करना होता है, तो वहाँ ज़्यादा जरूरी होता है। आपके प्री एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत कम आते हैं, खास करके बीपीएससी कभी पूछता है, बाकी और आयोग तो जल्दी नहीं पूछते। द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। यह हर स्थान पर समान होता है। ठीक, द्रव्यमान समान होता है। एसआई मात्रा किलोग्राम है, यह एक अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, किलोग्राम इसका मात्रक है, यह हर स्थान पे समान होता है। भार, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वीय बल ही भार कहलाता है। आपका भार पता है, आप 70 किलो के हैं, 70 किलो के आप नहीं है, पृथ्वी इतना ही गुरुत्वीय बल आप पे लगा रही है आपको धरती पे बनाए रखने के लिए। आपको जितने बल से वो अपने सतह पे खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, यही आपका वजन है। कोई मोटा आदमी है, उसका 100 किलो है, तो 100 गुरुत्वीय बल लगा रहे न्यूटन बल पृथ्वी, ठीक वही उसका भार है। एसआई मात्रक क्या होता है, भार का न्यूटन, यह स्थान के अनुसार बदलता रहता है, भार परिवर्तित होता रहता है। आपको पता है पृथ्वी पे भार आपका 100 किलो है, चंद्रमा पे जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक, 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए अगर 60 है तो चंद्रमा पे आपका भार 10 किलो हो जाएगा, 1/6 हो जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा पे किसी वस्तु का वो भार, द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान समान रहेगा, याद रखिएगा। चंद्रमा है और पृथ्वी, किसी वस्तु का यहाँ पे द्रव्यमान अगर मान लीजिए 10 है तो चंद्रमा पर भी 10 होगा, लेकिन यहाँ अगर वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पे 10 किलो वजन होगा। ठीक, तो ये भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा।
भार एसआई मात्रक न्यूटन होता है या स्थान के अनुसार बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक, चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। ठीक, लेकिन द्रव्यमान समान रहता है। प्रणोद क्या है? थ्रस्ट। ये किसी सतह पर लंबवत लगाया गया बल ही प्रणोद या थ्रस्ट कहलाता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। दाब प्रेशर क्या है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मान लीजिए कोई पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई सतह मतलब एक इकाई पे जो बल लग रहा है वही उसका दाब है। जहां ये होता क्या है? पी प्रेशर बराबर एफ अपान ए। एफ क्या है? बल। ए है एरिया। एसआई मात्रक दाब का पास्कल होता है, याद रखिएगा। दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसको भूलिएगा नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है उत्प्लावन बल पे आधारित। ठीक, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उत्प्लावन बल के कारण वह विस्थापित द्रव के भार को परावर्तित करती है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। कहना यह है, मान लीजिए आप स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। ठीक, आप 60 किलो के हैं। 60 किलो आपका वजन, जब आप स्विमिंग पूल में आप कूदते हैं तो 60 किलो पानी आप हटाते हैं, विक्षेपित करते हैं। यही क्या है? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। जब कोई द्रव किसी वस्तु में या कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वह विपरीत दिशा में उतना ही भार बल का प्रयोग करती है। इसी को न्यूटन का आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच आकर्षण बल उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वह विश्व के कहीं भी हो। इस प्रकार के नियम को सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। जब कोई नियम विश्व के हर प्रकार की वस्तुओं और प्लेस स्थानों पर लागू होता है तो उसे सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण एक क्षीण बल है। ये कई बार पूछा गया। गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है? क्षीण बल है, क्षीण बल है। जब तक बहुत अधिक द्रव्यमान वाले पिंड पर संबंध न हो, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल के ऊंचाई बढ़ने पर कम होता जाता है। पृथ्वी तल के विभिन्न स्थानों पर भी परावर्तित या परिवर्तित होता है। इसका मान ध्रुवों पर से विषुवत की ओर घटता है। जैसे ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो इसका मान घटता जाता है। ठीक, किसी वस्तु का भार वह बल है जो पृथ्वी उसे जितना बल लगा के आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के समान होता है, बराबर होता है। किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, किंतु द्रव्यमान स्थिर रहता है। याद रखिए कि मैंने बताया द्रव्यमान स्थिर होता है, भार में परिवर्तन होता रहता है। सभी वस्तुएं किसी तरल पर डुबाने पर जब डुबोई जाती हैं तो प्लावन बल का अनुभव करती है। एक विपरीत बल होता है। जिस द्रव में वस्तुओं को डुबोया जाता है उसके घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती हैं। यदि वस्तु का घनत्व डुबोए जाने वाले द्रव से अधिक है तो वह डूब जाती है। जैसे कहा जाता है ना, एक कहावत सुने हैं कि सुई जो होती है वह द्रव में डूब जाती है लेकिन एक जहाज नहीं डूबती। तो इसका जो बल बनावट है और सुई की बनावट, सुई जितना द्रव हटाती है उससे ज्यादा सुई का भार होता है, तो इसलिए वो डूब जाती है। जहाज की बनावट ऐसी होती है कि जितना द्रव हटाती है उससे कम उसका वजन होता है, मतलब उसकी बनावट के आधार पे तो वह तैरती है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सदैव आकर्षण बल होता है। जी सार्वत्रिक नियतांक है। जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 है। अगर 60 किलो भार है आपका पृथ्वी पे तो चंद्रमा पे कितना होगा? 10। द्रव्यमान हर स्थान पे स्थिर होता है। भार का मात्रक न्यूटन है, दाब का पास्कल। ठीक,
गुरुत्वाकर्षण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उत्प्लवन बल ऊपर की दिशा की ओर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत जरूरी होता है। ठीक, इस तरह से हम लोग ने कक्षा 9 की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर को देखा। एक न्यूटन के गति विषयक नियम, जड़त्व, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल को। तो आप लोगों से निवेदन है, ऐसी ऑथेंटिक और प्रमाणित और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। रोज वीडियो आपको इससे मिलते रहेंगे। आपकी प्रतियोगी परीक्षा जो भी है सामने, इधर विगत दिसंबर माह से पहले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, ठीक।